नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो पहले हमने बात की थी कि HAL रसिया से फॉर्मल कोटेशन का वेट कर रही है SU-57 के लिए, और अब उस डील को लेकर नई चीज सामने आई है। यहाँ रसिया ने क्लियर कंडीशन रख दी है कि अगर डील आगे बढ़ानी है तो इंडिया को कम से कम 100 SU-57 एयरक्राफ्ट कमिट करने होंगे, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ, यानी इंडिया में ही प्रोडक्शन सेटअप होगा। यहीं से एक्चुअल मिसमैच स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो करंट इंटरेस्ट समझा जा रहा है वो सिर्फ 40 से 60 एयरक्राफ्ट का ही है, जो कि है एक टेम्प्रेरी कैपेबिलिटी गैप फिल करने के लिए। मतलब रसिया लॉन्ग टर्म और लार्ज स्केल प्रोग्राम पुश कर रहा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स एक लिमिटेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देख रही थी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए रसिया HAL के नासिक प्लांट को यूज़ करना चाहता है, जहां पहले SU-30 MKI का प्रोडक्शन होता था। इस फैसिलिटी का ऑडिट भी हो चुका है, जो ये दिखाता है कि प्रपोजल रियल प्लानिंग स्टेज पर है। प्लान ये है कि इसी प्लांट को मॉडिफाई करके SU-57 असेंबली लाइन में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी नंबर्स पर अटका हुआ है। HAL रसिया की तरफ से डिटेल्ड कॉस्ट इनपुट का वेट कर रही है, जैसे प्लांट कन्वर्जन में कितना कॉस्ट आएगा और पर एयरक्राफ्ट प्राइसिंग क्या होगी। जब तक ये क्लियरिटी नहीं मिल जाती, डील को फाइनलाइज करना मुश्किल होगा। बट अगर ऑर्डर 100 एयरक्राफ्ट का होता है, तभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई होता है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए चाहिए होता है। लेकिन अगर सिर्फ 40 या 50 एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी और पूरा मॉडल फाइनेंशियली वायबल नहीं रहेगा। इसीलिए रसिया हायर नंबर पुश कर रहा है। इसके साथ ही रसिया ने एक और ऑप्शन सजेस्ट किया है FGFA प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव करने का, शायद एक ट्विन सीटर वेरिएंट के फॉर्म में। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का इंटरेस्ट यहाँ काफ़ी लिमिटेड लगता है, और ये जस्टिफाइड भी है, क्योंकि एक नया कस्टमाइज्ड वेरिएंट डेवलप करना मतलब एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कॉस्ट और एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी काफ़ी हैवी वर्कलोड हैंडल कर रही है। तेजस MK-1A इंडक्शन चल रहा है, तेजस MK-2 पाइपलाइन में है, MRFA प्रोग्राम अंडर डिस्कशन में है और AMCA डेवलपमेंट स्टेज में है। इतने सारे पैरेलल प्रोग्राम्स के बीच अगर 100 SU-57 का एक और बड़ा कमिटमेंट ऐड हो जाएगा तो प्रेशर और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ना लाजमी है। यहाँ पे एक तरफ SU-57 के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकल प्रोडक्शन इंडिया को इंडस्ट्रियल बेनिफिट दे सकते हैं, जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, जॉब और शॉर्ट टर्म स्टिल्थ कैपेबिलिटी। दूसरी तरफ रिस्क ये है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट AMCA प्रोग्राम के फोकस और फंडिंग को अफेक्ट कर जाएगा, और AMCA कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है। ये इंडिया का लॉन्ग टर्म इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है, जो फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, और अगर इस पर इम्पैक्ट पड़ गया तो लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी डिले हो सकता है। इसलिए 40 से 60 एयरक्राफ्ट का लिमिटेड इंडक्शन अप्रोच ज़्यादा बैलेंस्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि इससे इमीडिएट कैपेबिलिटी मिल जाएगी बिना ओवर कमिटमेंट के। लेकिन अगर 100 एयरक्राफ्ट का फुल स्केल प्रोग्राम लिया जाता है और वो AMCA टाइमलाइन के साथ ओवरलैप कर जाए, तो इंडिया को एक साथ 2 मेजर 5th जनरेशन प्रोग्राम मैनेज करने पड़ जाएंगे, जो रिसोर्सेज के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अब बात करते हैं एक ऐसी डेवलपमेंट की जो इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, प्रोजेक्ट विष्णु, और उसका कोर वेपन ET-LD HCM यानी एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस मिसाइल के बूस्टर इंटीग्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड जिग्स और फिक्सचर्स की फैब्रिकेशन शुरू हो चुकी है। ये सुनने में एक छोटा इंडस्ट्रियल स्टेप लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट लैब स्टेज से निकलकर रियल प्रोडक्शन रेडीनेस की तरफ मूव कर गया है। तो प्रोजेक्ट विष्णु इंडिया का एक प्रोग्राम है नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक सिस्टम के लिए, ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव भी। इसके अंडर मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन ET-LD HCM इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट और एडवांस्ड कंपोनेंट माना जा रहा है। इसे एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन डीप स्ट्राइक वेपन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस मिसाइल की सबसे पावरफुल चीज है इसका स्क्रैमजेट इंजन। ये नॉर्मल मिसाइल इंजन से बिल्कुल अलग कैटेगरी का है। यहाँ कंबस्शन सुपरसोनिक एयरफ्लो के अंदर होती है, बिना किसी मूविंग पार्ट्स के। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का चैलेंज भी उतना ही बड़ा है, यानी हाई स्पीड एयरफ्लो में स्टेबल कंबस्शन मेंटेन करना और एक्सट्रीम हीट को कंट्रोल करना, वो भी सिर्फ सेकंड्स के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। यहीं पर इंडिया ने माइलस्टोन अचीव किया है। जनवरी 2026 में स्क्रैमजेट इंजन का लगभग 12 मिनट का सस्टेन्ड ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। परफॉर्मेंस की बात करें तो ET-LD HCM मैक
8 तक स्पीड अचीव कर सकती है, जो रफली 11,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। इसकी रेंज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 1500 किलोमीटर एक्सपेक्टेड है, जो फ्यूचर वेरिएंट्स में 2500 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो सकती है। इस मिसाइल की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है इसका मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी। ये एयरक्राफ्ट से लॉन्च हो सकती है, नेवल प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय हो सकती है और लैंड बेस्ड लॉन्चर से भी फायर की जा सकती है। इसका मतलब है कि इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं रहेगी। तो अब बात करते हैं इंडियन नेवी की एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशनल नीड की, MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स और उनके पॉसिबल एडिशनल प्रिक्योरमेंट की। रिसेंट रिपोर्ट्स में लॉकहीड मार्टिन ने ये कहा है कि इंडिया अगर और MH-60R हेलीकॉप्टर्स लेता है तो नेवी की कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने कोई स्पेसिफिक डील या फॉलो ऑन ऑर्डर कंफर्म नहीं किया। यहाँ MH-60R जैसे सिस्टम्स FMS यानी फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट से आते हैं, मतलब ये डायरेक्ट कंपनी डील नहीं होती, बल्कि पहले US गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन होती हैं। अब समझते हैं कि MH-60R सी हॉक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक एडवांस्ड मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर है जिसे सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट बनाता है, जो लॉकहीड मार्टिन का ही पार्ट है। इंडिया के पास अभी 24 हेलीकॉप्टर सर्विस में है और ये ऑलरेडी ऑपरेशन रोल में यूज हो रहे हैं। ये एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल रोल हैंडल कर लेता है, सबमरीन डिटेक्ट करना, सरफेस थ्रेट इंगेज करना और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब एक हेलीकॉप्टर जो वॉरशिप की कैपेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है क्योंकि इंडियन नेवी को काफी टाइम से शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही थी, स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। पुराने सिस्टम्स रिप्लेस करने के लिए MH-60R एक मेजर अपग्रेड था, लेकिन सवाल ये है कि क्या 24 हेलीकॉप्टर्स इनफ हैं? तो हर डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स को एक हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, सर्विलांस के लिए, टारगेटिंग के लिए और अंडर वाटर थ्रेट्स हैंडल करने के लिए। अगर हेलीकॉप्टर नहीं है तो शिप की कैपेबिलिटी हाफ रह जाती है और इंडिया अपनी फ्लीट कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। नए फ्रिगेट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स कमीशन हो रहे हैं और फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान्स भी हैं। इसका सिंपल मतलब यह है कि जैसे जैसे शिप्स बढ़ेंगी वैसे वैसे हेलीकॉप्टर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। आज की फ्लीट साइज के लिए 24 हेलीकॉप्टर्स टाइट हैं, यानी कम है। फ्यूचर के लिए तो क्लियरली इनसफिशिएंट ही होंगे। इसके साथ एक और स्ट्रेटेजिक एंगल जुड़ा हुआ है। इंडियन ओशियन रीजन में सबमरीन एक्टिविटी स्टेडली इंक्रीज हो रही है और इसमें चाइना का प्रेजेंस भी एक फैक्टर है। ऐसे एनवायरनमेंट में एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है और MH-60R स्पेसिफिकली इस रोल में बेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक माना जाता है। एक और एडवांटेज है इंटरऑपरेबिलिटी। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि US और दूसरी अलाइड नेवीज भी ऑपरेट करती हैं। इसका मतलब जॉइंट एक्सरसाइजेस या रियल ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म कॉमन है। ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन सब सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।